नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए कुछ देर में थम जाएगा चुनाव प्रचार। अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना, ममता पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। टीएमसी का ताबड़तोड़ प्रचार। तमिलनाडु के लिए भी थम जाएगा चुनावी शोर। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद देश में कीमतें स्थिर। विदेशों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी लगातार जारी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, हाईकोर्ट की महिला जज पर बनाया दबाव, अदालत को बदनाम करने के लिए चलाया कैंपेन। रक्षा मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जर्मनी। रक्षा सहयोग को मिलेगी नई दिशा। साइबर, एआई और ड्रोन सेक्टर में साझेदारी पर चर्चा की संभावना। और ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर संशय बरकरार। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, डील नहीं तो तबाही तय। सीजफायर का कल है अंतिम दिन। और बात सबसे पहले चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुछ देर में प्रचार थम जाएगा। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 व जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटें, दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटें शामिल हैं। मालदा की 12 सीटें हैं। वीरभूम की 11 सीटें हैं। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटें हैं। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें हैं पहले चरण में। पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगदल तथा कोलकाता के जोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के हवाले से पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले चुनावी सीटों पर यह नियम लागू हो गया है, जिसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर रोक रहेगी, जबकि दिन में भी बाइक पर पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी। मोटरसाइकिल पर जुलूस निकालने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए बाइक के इस्तेमाल पर भी आयोग ने रोक लगाई है। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल और पारिवारिक कारणों से इसमें छूट दी गई है। मतदान वाले दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे परिवार के सदस्य को बैठाकर वोट डालने जाने की इजाज़त होगी। आयोग का कहना है कि इन पाबंदियों का उद्देश्य डराने, धमकाने और वोटरों को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों को रोकना है। इस बीच पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। इन 3 अलग अलग एफआईआर में ये बीजेपी द्वारा, एक टीएमसी द्वारा और एक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की हैं। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में आपस में भिड़ंत हुई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। उधर पश्चिम मेदिनीपुर के
दांतन में भाजपा कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। घायल भाजपा कार्यकर्ताओं में से 15 लोगों को इलाज के लिए जलेश्वर ले जाया गया, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बालासोर ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ टीएमसी से सिटिंग विधायक सुजॉय हाजरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने शंकर गुच्छाई को मैदान में उतारा है। वहीं शंभू चैटर्जी इस चुनाव जंग को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। ये सीट इस बार काफी महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेदिनीपुर, जहां शहर की हलचल और गांव की सियासत साथ साथ चलती है। करीब 2 लाख से ज्यादा वोटरों वाले इस सीट पर हर चुनाव में समीकरण बदल रहे हैं और इस बार भी तस्वीर कुछ वैसी ही बनती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग विधायक सुजॉय हाजरा रैलियों के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस कर रहे हैं और एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। ममता जी को 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि ममता जी इतना सारा काम किए हैं। मिदनापुर का जो आम आदमी है सबको पता है कि सुजॉय कैसे हैं, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे क्या करता है सबको पता है। आम आदमी हमारे ममता जी को देके वोट डालेंगे। पब्लिक के ऊपर हमारे पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से हम लोग मिदनापुर सीट जीतेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का हर सीट हम लोग जीतेंगे और बंगाल में फिर से ममता जी के लीडरशिप में हम लोग का गवर्नमेंट बनेगा। वहीं बीजेपी के शंकर गुच्छाई जंगल महल बेल्ट में पार्टी की बढ़ती पकड़ और विकास के एजेंडे के दम पर टीएमसी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी यहां बदलाव के मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रही है और सत्ता विरोधी रुझान को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है। 15 साल में टीएमसी जो काटमानी को राज वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया था, जो चोरी भी किया था, जो काटमानी दुर्नीति जो किया था, हर जनता के साथ खिलाफ भी किया था, उसी अनुन्नयन के बारे में इस बार इलेक्शन और चुनाव हो रहा है। डेवलपमेंट मिदनापुर में कोई नहीं हुआ। जनता बहुत दुखी है। उन्होंने चाहता है इस बार परिवर्तन के बारे में बंगाल में और मेदिनीपुर में कमल का निशाना में वोट होना चाहिए। इस मुकाबले में तीसरा एंगल है कांग्रेस के शंभू चैटर्जी, जो भले ही जीत की दौड़ में पीछे दिख रहे हों, लेकिन वोट शेयर में सेंध लगाकर इस सीट का पूरा गणित बदलने की क्षमता रखते हैं। वेस्ट बंगाल में 294 सीट में कांग्रेस लड़ रहा है, मिदनापुर भी उसके साथ शामिल है और हमारा उम्मीद है ये बार का ये लड़ाई इतना आसान नहीं होगा किसी को, क्योंकि पिछले 20 साल हम यहाँ पर सिंबल में नहीं लड़ने के कारण में हमारा जो वोट था इधर उधर चला गया था। वो वोट इस इलेक्शन में हमारे पास वापस आ जाएगा। अगर मुद्दों की बात करें तो मेदिनीपुर में सड़क, पानी, रोजगार और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़े चुनावी सवाल बने हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं की पहुंच और भ्रष्टाचार के आरोप भी चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं। कुल मिलाकर मेदिनीपुर की ये सीट इस बार क्लोज लेकिन टिल डेट नजर आ रही है, जहां मुकाबला कड़ा है और हर वोट की अहमियत है। अब जनता किसको वोट करेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेदिनीपुर की सीट पर मुकाबला भले ही त्रिकोणीय नजर आ रहा हो, लेकिन असल में लड़ाई यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही सिमटती नजर आ रही है। इस सीट पर वोटरों का जरा सा स्विंग यहां के नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। मेदिनीपुर से कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। बंगाल के पश्चिम बर्दवान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद गरीबों की योजना बंद होने का झूठ फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर गरीबों के लिए नई योजना चलाई जाएगी। अब ये तृणमूल वाले समझते हैं कि घोटाले कर ये कुछ नहीं होगा। भाई राह देखो, राह 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। भाइयों बहनों,
ये ममता दीदी झूठ फैला रही है कि भाजपा सरकार आएगी तो गरीबों की योजना बंद हो जाएगी। मैं आज कह कर जाता हूं, एक भी गरीबों की योजना बंद नहीं होगी। नई गरीबों की योजना शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है। इस चुनाव में 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए राज्य में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने एमके स्टालिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति विभाजनकारी है। Tamil is going to give a resounding victory for the NDA under Edappadi Palaniswamy. The whole problem of Mr. Stalin is he is divisive. He cannot accept India as one country. I think it's a dangerous statement that he is making. तमिलनाडु के चेन्नई में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया है और जरूरी सुधारों को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन देश के लिए जरूरी है और केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही नायडू ने विपक्ष से सवाल किया कि अगर उनके पास इससे बेहतर कोई फॉर्मूला है तो उसे सामने रखें। What Rahul Gandhi is saying, he defeated the bill. Even Stalin is saying, Tamil Nadu defeated, DMK has to tell, what is your victory? You betrayed the women. For the last 3 decades, I am a living example for that. I am also a participant. उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। खड़गे ने एआईएडीएमके के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की और भाषा की मर्यादा लांघ दी। How can they join with Modi
who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में ईंधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने जानकारी दी कि मार्च 2026 से अब तक 5 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। ऐसे स्टेट्स जो पीएनजी को सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन के अंदर, उनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन किया गया है। ऐसे 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 5,68,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर किया गया है और more than 39,400 PNG consumers have surrendered their LPG connections also. पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में स्थिति की विदेश मंत्रालय द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव खाड़ी असीम महाजन ने बताया कि सऊदी अरब, ओमान के अलग अलग एयरपोर्ट से भारत के लिए फ्लाइट्स लगातार आ रही हैं। Around 11,61,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 110 flights are expected to operate from the UAE to India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is open. Qatar Airways is operating flights to various destinations in India. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने जानकारी दी कि खाड़ी देशों में हमारे नाविक सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में शिपिंग लाइन और निर्यातकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिससे संचालन सुचारू रूप से जारी है। इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में है वो सेफ हैं और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। और कंट्रोल रूम में, जिसमें कि ये कंट्रोल रूम जहाँ पे कि सी फेयरर्स और उनके परिवार वालों के कॉल आते रहते हैं, तो उनसे हमको करीब 7,086 कॉल प्राप्त हुए हैं अभी तक और 14,975 ईमेल प्राप्त हुई हैं और पिछले 24 घंटे में 168 कॉल्स और 370 ईमेल भी प्राप्त हुई हैं। पोर्ट ऑपरेशन नॉर्मल है अक्रॉस द इंडिया एंड नो कंजेशन इज रिपोर्टेड। पशुपालन और डेयरी विभाग की निदेशक पूजा रुस्तगी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश भर में दूध की खरीद, प्रसंस्करण और आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि दूध तथा उसके उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं और बाजार में कोई व्यवधान नहीं आया है। पशुपालन और डेयरी विभाग स्थिति पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी डेयरी प्लांट को एलपीजी से प्राकृतिक गैस अपनाने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली में आज भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों की झलक देखने को मिली, जब दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत कोरिया के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। तटस्थता के संरक्षक भारत का कोरियाई मिशन शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी में दोनों देशों के बीच दशकों पुराने घनिष्ठ रिश्तों को प्रदर्शित किया गया है। ये प्रदर्शनी खासतौर पर कोरियाई युद्ध के दौरान भारत की अहम भूमिका को रेखांकित करती है। 1950 के दशक में भारत ने कोरियाई युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनयिक और मानवीय भूमिका निभाई।
इस अवसर पर कोरियाई विदेश मंत्री ने भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के विकास पथ में एक मजबूत साझेदार बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जर्मनी के म्यूनिक पहुंचे, जहां उनके जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। 21 और 23 अप्रैल के बीच होने वाली इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जर्मन रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में सैन्य सहयोग, तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये दौरा भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को और गहराई देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच एक दिन बाद संघर्ष विराम खत्म तो हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अगले दौर की वार्ता को लेकर तैयारियां भी जारी हैं। हालांकि वार्ता को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो तेल की कीमतों में और वृद्धि और शेयर बाजार में जारी भारी उथल पुथल को रोके, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त है कि ईरान के पास परमाणु बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को हथियार बनाकर ऐसे समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिससे युद्ध पर स्थायी विराम लगे और उसे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिलने के साथ परमाणु कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा न डाली जाए। हालांकि ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को आधार बनाकर बैठक में शामिल न होने का लगातार दबाव बना रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका युद्ध में ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन तेहरान इसके विपरीत मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। गालिबफ ने आज तड़के एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन तेहरान युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।